गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा किस प्रकार की होती है और व्याकरण की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में इस पाठ में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में हमें अपने परिवार, पड़ोस, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन एवं सहपाठियों आदि के बीच में रहते हैं। समाज में रहते हुए हम दूसरों के विचार सुनते हैं तथा अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं। हम अपने भावों या मन के विचारों को बोलकर, लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर या पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव या विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव या विचार ग्रहण करता है। अब है भाषा के रूप। भाषा के कितने और कौन कौन से रूप होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। इसके अलावा भी एक और भाषा का रूप होता है जो कि सांकेतिक भाषा के रूप में जाना जाता है। मौखिक भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे जब हमारे द्वारा अपने मन के भावों को किसी अन्य के सामने बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो कि माइक के सामने खड़ा होकर के और भाषण दे रहा है।
उसके द्वारा दिए गए भाषण को दूसरे लोग सुन करके उसके मन के भाव या विचार को आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे चित्र में भी दो लोग आपस में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये मौखिक भाषा के रूप में एक दूसरे से अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब मौखिक भाषा को जब लिख कर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे नीचे दिए गए चित्र में आप देख रहे होंगे कि अध्यापिका बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे चित्र में लिखित भाषा का ही एक और उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक बालक जो है वह कॉपी पर अपने पेन के द्वारा कुछ लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जब हम कुछ लिखे हुए चीज को पढ़कर समझते हैं तो उसे हम लिखित भाषा के रूप में जानते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा। जब हम कोई बात या अपने मन के भाव या विचार को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से मूकबधिर या गूंगे लोगों के लिए ही किया जाता है। सांकेतिक भाषा का उदाहरण इस नीचे दिए गए चित्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी का सिग्नल के लिए झंडी दिखाते हुए गार्ड ये हमें इशारा या संकेत के द्वारा यह बता रहे हैं कि आगे जाने के लिए रास्ता क्लियर है, इसलिए उसको हरे रंग की झंडी दिखाकर संकेत कर रहे हैं।
आगे है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चा जो भाषा अपने माता पिता और परिवार वालों से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा यानी माँ के द्वारा सिखाई जाने वाली या सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। माँ के द्वारा से यहाँ तात्पर्य ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद वह सबसे पहले अपने माँ के द्वारा या परिवार के द्वारा जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। यह वो भाषा है जो बच्चा सबसे पहले अपने घर और परिवार में सुनकर आसानी से सीखता है। इसके बाद अगला है बोली। बोली का मतलब ये हुआ कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली जो है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। यह छोटे क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में या स्थानीय रूप से इसको देखने को मिलता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो राजस्थानी, हरियाणवी, उसके बाद से कुछ और क्षेत्रों में भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती हैं। अगला है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए इस दिन यानी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी
1949 से पहले एक साधारण भाषा थी, लेकिन 1949 में हमारे भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तब से यह राष्ट्रभाषा के रूप में जाने जाने लगी। अगला है लिपि। लिपि भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने वाले भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि हमारे द्वारा बोली गई ध्वनियों के अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। जो भी हमारे मन के विचार हैं, उसे अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिख कर रखना पड़ता है। लिपि अगर नहीं होती तो आज हमारे पास वेद, पुराण, जो भी हमारे पास साहित्यिक ग्रंथ हैं, वो नहीं होते। इसलिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है कि उसमें हम अपने भावों व विचारों को लिखकर उन्हें अस्थायी रूप प्रदान करते हैं। अगर हमारे पास लिपि नहीं होती तो हम भाषा को लिख नहीं पाते और हम भाषा को अस्थायी रूप नहीं प्रदान कर पाते। हर भाषा में ध्वनि के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम उस भाषा के लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि, उर्दू फारसी लिपि, पंजाबी गुरमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं। इसके बाद कुछ आप लोग को कक्षा कार्य के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है, जिसको आप लोग तुरंत उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? दूसरा है, बोली किसे कहते हैं? और तीसरा, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत अपने मन में सोच लेना होगा या कॉपी पर नोट कर लेना होगा। अगला है, किसी दो प्रमुख
बोली का नाम बताइए। किसी दो प्रमुख बोली का नाम बताइए। इसका उत्तर, पहले का उत्तर है भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। दूसरा का उत्तर है भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तीसरे का उत्तर है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है प्रमुख दो बोली के नाम हैं भोजपुरी और अवधी। अब आप लोग को कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। इसको आप लोग गृह कार्य करके कॉपी में नोट करके रखेंगे। अगले दिन उसको चेक कराएंगे। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। दूसरा है भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, उनमें अंतर क्या है। यानी कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं और उनमें अंतर क्या है। तीसरा प्रश्न है लिपि से क्या अभिप्राय है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं।